नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के मंच सजा हुआ है और लगातार जो दिग्गज हैं वो मंच पर पहुंच रहे हैं, मंच से संबोधित कर रहे हैं, अलग अलग अपने अपने जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। और कह सकते हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर एनडीए की बात कर ले, और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ताबड़तोड़ दौरा है वो चल रहा है। लगातार कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीट पर जो कैंप है वो जेडीयू कर रही है और सबसे बड़ी बात की एनडीए की जो एकजुटता है उसको दिखाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, पशुपति कुमार पारस हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, ये तमाम जो नेता हैं वो एक मंच पर नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन, अब शायद उससे कौन सा महागठबंधन कहा जाए, आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो दरारें हैं वो नजर आ रही है, क्योंकि दोनों अपने अपने प्रत्याशियों के लिए और एक दूसरे पर जो बाण है वो चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर लोगों से वोट की अपील की जा रही है और साथ ही साथ जो लालू का शासनकाल है उसकी कमियों को गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि 2005 के पहले की स्थिति क्या थी, उस जंगल राज को याद दिला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमन हजारी खड़े हैं उनको लेकर के इमोशनल कार्ड भी जो खेलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है आरजेडी को लेकर के और कहा है कि जिस तरीके से बिहार में हत्याएं अगर हो रही है, बलात्कार अगर हो रहे हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, तो इसमें 50 से 60% जो लोग हैं वो आरजेडी वाले शामिल है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने और साथ ही जीतन राम मांझी ने इस बयान के जरिए, समझिए। जब मौका मिला पति पत्नी को राज करने का 15 साल, तो क्या किया साहब? कौन सा काम हुआ? सब लोग बता रहे थे। यहां से कितने लोगों को भागना पड़ा था और सबसे ज्यादा व्यवसायियों को और व्यापारियों को भागना पड़ा था। कितने डॉक्टरों को भागना पड़ा था। क्या स्थिति थी। और सब लोग तो कह ही रहे थे कि शाम होते होते कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। तो ये माहौल था। पहले तो हम लोग कोई काम करते थे एक एक आदमी को मालूम होता था। अब आजकल पुरानी बातों को लोगों को भुला करके तरह तरह की बात लोगों के बीच में दिया जा रहा है। हम तो एक ही अपील करेंगे, कल क्या था इसको भूलिएगा मत, और जो भी उसके बाद किया गया है उसको ध्यान रखिएगा, और एक के बाद कहीं कोई कमी रहती है उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम तो ये दावा नहीं करते हैं कि जितना चाहे सब काम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत हद तक काम हुआ। और किस काम में कमी आती, आप जरा बताइए। पढ़ाई लिखाई की बात हमने कही, महिलाओं की बात कही, क्या बुरा हाल रहता था। और उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, एक एक तरह से हर चीज का सर्वेक्षण कराया, और जो पता चला कि स्कूलों के बाहर मजबूरी में जो रह जा रहे हैं कौन है, तो उन सब लोगों के बारे में यही पता चला कि या तो वो महादलित दलित समाज के लोग हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और उन लोगों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए, उसके पढ़ाने के लिए बाहर में जो इंतजाम हम लोगों ने शुरू किया, और सब लोगों के लिए शुरू किया, लड़कियों के लिए शुरू किया, पोशाक की योजना शुरू की, और बाद में सब पढ़े आगे बढ़े तो हम लोगों ने जो साइकिल की योजना 9वीं क्लास से शुरू की लड़कियों के लिए, कितनी संख्या में लड़कियां बढ़ने लगी और साइकिल चला करके, अरे भाई साइकिल तो लड़की कोई कहीं चलाती नहीं थी। यहां तक कि राजधानी पटना में कोई लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती थी। और जब पूरे बिहार में साइकिल की योजना की शुरुआत की और लड़की साइकिल चलाकर जो चलना शुरू किया, उसके लिए साइकिल प्रदान करना शुरू किया, साइकिल के लिए धन देना शुरू किया, तो क्या स्थिति आई, किस तरह से जानने लगी। और बाद में जब लड़कों ने भी हमसे कहा 10 के आसपास, तो हमने लड़कों के लिए भी शुरू किया। अभी तो युवाओं के लिए ही सब काम हो रहा है। अब आप जरा देख लीजिए कि युवाओं की क्या स्थिति है सब जगह, चारों तरफ, और इतना जो विकास हो रहा है और इतनी जो पढ़ाई का प्रबंध हो रहा है, तब किसका कल्याण होने जा रहा है? सब जगह युवाओं का ही, युवतियों का ही कल्याण होने वाला है।
लेकिन पहले किसके लिए काम हुआ और अब तो सबके लिए काम हो रहा है। आज जितनी डकैतियां होती है, जितना भूमि ग्रैब होता है यानी कि भूमि हड़प होता है, जितना बलात्कार होता है और जितना कत्ल या हत्याएं होती है, अगर इस चीज को सर्वे किया जाए तो 60-70% हत्या वही राजद के लोगों को दिया हो जाता है। तो क्या वैसे लोगों को और मौका दीजिएगा? अगर उन लोगों को मौका मिलेगा तो फिर इस तरह की घटनाएं और बढ़ेगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से हम प्रमुख जीतन राम मांझी आरजेडी पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जो हत्याएं लूट हो रही उसमें 50 से 60% जो लोग हैं वो आरजेडी के शामिल है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से वही जंगल राज की याद दिला रहे हैं जिस जंगल राज की याद वो बिहार विधानसभा चुनाव में दिला रहे थे और एक बार फिर से उपचुनाव में भी उस 15 साल के शासनकाल को याद दिला रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि 2005 के बाद से क्या हुआ है उसको आप ध्यान में रखिए और उसी के आधार पर आप वोट करिए और वोट करने की अपील की है। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी इस पूरी खबर पर जुड़ेंगे और जिस तरीके से लगातार जो ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही है, क्या लग रहा है अशोक जी, किस तरीके से जो जेडीयू की वापसी है वो इन दोनों सीटों पर होगी या फिर कितनी चुनौती नजर आ रही है? देखिए राहुल, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचते ही नीतीश भी पूरी तरह से गर्म हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि नीतीश को अब लग रहा है कि अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि लालू जी आए हैं विधानसभा में जो प्रचार है उसको करने के लिए। हालांकि अभी तक की कमान तेजस्वी संभाले थे, तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने आज जिस तेवर को अख्तियार किया है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार आज पूरे रौ में थे। तारापुर में आज उन्होंने 2 सभा की, संग्रामपुर और टेटिया में, और दोनों सभाओं में जिस तरह से उन्होंने लालू राबड़ी की सरकार पर निशाना साधा और 2 बातें प्रमुख रूप से उन्होंने कही कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जिनका शासन था पति पत्नी के राज का, उस शासन में क्या होता था? डॉक्टर का अपहरण किसके राज में होता था? व्यवसायी पलायन कर रहे थे किसके राज में? तो नीतीश ने आम जनता से कहा कि आप याद करिए वह दिन, उस समय को जब आप लोगों ने हमको मौका दिया, तो उस राजपाट के बाद हमने बिहार को विकास की गति दी है और आज बिहार में अमन चैन से लोग अल्पसंख्यकों को रिझाते हुए नीतीश ने कहा कि आप याद कीजिए भागलपुर की घटना को। भागलपुर दंगे जब हुए तो वो कांग्रेस के मत्थे चढ़ा था, लेकिन 15 वर्षों तक लालू राबड़ी जी की सरकार रही और वहाँ नीतीश जी का कहना हुआ कि वहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिला, भागलपुर दंगे अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिला और हमने वह न्याय दिलाया। और उन्होंने कहा कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे काम किए। तो ये बड़ी बात है। अमूमन नीतीश कुमार इस तरह की बातों से परहेज करते हैं, लेकिन आज नीतीश ने जो 2 बातें कही, एक जंगल राज को याद दिलाया लोगों को और दूसरी तरफ भागलपुर दंगा, इन दोनों को लेकर के नीतीश जिस तरह से आक्रामक थे, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह असर लालू प्रसाद यादव के चुनावी दौरे को लेकर के। अब देखना है कि कल जब लालू यादव जाएंगे तो नीतीश की बातों का क्या काट करते हैं, लेकिन फिलहाल तो आप कह सकते हैं कि और नीतीश जब खुद रौ में थे तो उनके साथ जितने भी एनडीए के नेता वो पूरे, मुकेश सहनी के बयान को आप सुन लीजिए। मुकेश सहनी ने क्या कहा कि जेल से ही लालू यादव सरकार बना रहे थे, दो मुख्यमंत्री हैं और बेटा नौमी फेल है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि आज जो एनडीए के नेताओं का तेवर था, जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि सूबे में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, हत्या हो या आपराधिक घटनाएं हो, उसमें 60 से 70% आरजेडी समर्थक करें। अब सोचिए इशारा कहाँ है? तो यानी कि एनडीए के जो नेता हैं और एकदम बिल्कुल टारगेट के लालू निशाना है और इसी के तहत आज पूरे जो कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी नेताओं ने जिस तरह से लालू पर सीधा हमला किया है, कहीं भी तेजस्वी नहीं है, लेकिन लालू और राबड़ी पर हमला किया है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये चुनाव परिणाम को बदलने की पूरी तरह से कोशिश। लालू पर निशाना है, लेकिन लालू का आज एक बयान भी सामने आया था और उन्होंने कहा कि तेजस्वी ही काफी है मैदान के लिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी खुद प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनडीए की एकजुटता नजर आ रही है, सारे जो नेता हैं वो एक साथ एक स्वर में आरजेडी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ अपना जो बातें हैं वो रख रहे हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के अलग हो जाने से क्या आरजेडी को इसका असर पड़ेगा? और जिस तरीके से एकजुटता रही एनडीए में, वो एकजुटता अब महागठबंधन में तो है नहीं, तो आरजेडी को इसका कितना खामियाजा है? फिर लालू प्रसाद खुद भी अगर चुनाव प्रचार में जाते हैं तो उनको कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, लालू को या आरजेडी को खोने के लिए कुछ नहीं है इस चुनाव में। यह दोनों सीटें जदयू की हैं,
लेकिन आरजेडी ने जिस तरह से माहौल बनाया है, तेजस्वी ने जिस तरह से लोगों के बीच जाकर के कहा है कि इस चुनाव में अगर हमारी जीत होती है तो हम बिहार में सरकार बनाएंगे, और लालू प्रसाद यादव यह समझ रहे थे कि अगर इस चुनाव में तनिक भी चूक होती है, तेजस्वी की हार हो जाती है, आरजेडी की हार हो जाती है, तो तेजस्वी के नेतृत्व पर फिर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए लालू बोलते हैं कि तेजस्वी ही काफ़ी है, लेकिन तेजस्वी की नाव न डूबे, चुनावी नैया न डूबे, तेजस्वी का राजनीतिक आप कह सकते हैं नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं ले, इसलिए लालू ने खुद पतवार थाम रखी है। लालू खुद चाहते हैं कि इस चुनावी बैतरणी को पार हम करें, भले ही तेजस्वी नेतृत्व कर रहा, लेकिन तेजस्वी के पीछे लालू डटकर खड़े रहने का संदेश आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, बिहार की जनता को और अपने समर्थकों को दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव इसी के चलते आए हैं, और लालू का जो बयान आप देख रहे हैं, लालू किससे लड़ रहे हैं? अब समझिए कि लालू को लड़ना चाहिए बीजेपी और जदयू और एनडीए गठबंधन से, लालू लड़ रहे हैं कांग्रेस से। लालू यह सोच रहे हैं कि इस चुनाव में अगर कांग्रेस को वह दरकिनार कर देते हैं और आमने सामने की लड़ाई होती है, इसका आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि भले ही भाषण जो भी हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 15 वर्षों से लालू प्रसाद यादव नीतीश से ही मात खाए हुए हैं। 2015 की बात अगर छोड़ दें, चूंकि उस समय लालू और नीतीश एक ही साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार ने लालू यादव को मत दी है। लालू यादव को सत्ता से बेदखल नीतीश कुमार ने किया है, इसलिए लालू समझते हैं कि नीतीश को हराना इतना आसान नहीं है। सबसे कम सीट होने के बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए, तो लालू यह समझ रहे हैं कि बिहार की राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार भी हैं। वैसी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव ने जिस भूमिका का निर्वहन किया है और जिस तरह से लालू तेवर में है, इसका सही आकलन आपको कल दिखेगा कि लालू अपने गंवई अंदाज में, देहाती अंदाज में, लालू अपने पुराने रव में किस तरह से नीतीश पर वार करते हैं, कांग्रेस को टारगेट करते हैं, या फिर मतदाताओं को रिझाने के लिए कौन कौन नया सगुफा छोड़ते हैं। आज उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना फिर से होनी चाहिए, तो जातीय गोलबंदी लालू प्रसाद फिर से करना चाहते हैं। नीतीश विकास की बात कर रहे हैं, नीतीश जंगल राज की बात भी करते हैं, तो उसके पीछे विकास का एजेंडा छिपा हुआ है। नीतीश बताना चाहते हैं कि लालू ने जिस हालात में बिहार को छोड़ा था, उसको हमने बेहतरी में लाया है। इसलिए नीतीश बार बार अपील कर रहे हैं युवाओं से कि आप पुरानी बातों को याद कीजिए। आम जनता से कह रहे हैं कि पुरानी बातों को भूलिए नहीं। जमाना अब सोशल मीडिया का आ गया है, लोग पुरानी बातों को भूल करके, और जिस तरह से तेजस्वी टारगेट कर रहे हैं, तो वही नीतीश बता रहे हैं कि पुरानी बातों को छोड़ करके या नई नई बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन है वही परिवार। बिहार में फिर से अगर आप चाहते हैं कि अमन चैन न रहे, तो वैसी परिस्थिति में आपको आरजेडी को साथ देना चाहिए। इसलिए नीतीश एक तरफ जंगल राज की बात करके आम जनता को पुराने दिन में भी लौटाते हैं, और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि आने वाले दिनों में जहां जहां हमने जो वायदे किए हैं उसको हम पूरा भी करें। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार उस पुराने जंगल राज की भी याद दिला रहे हैं, और उसके साथ साथ जो नए विकास की एक जो गाथा है, उसकी भी कहानी जो है वो बयां कर रहे हैं, ताकि जो वोटर है वो जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में गोलबंद हो पाए। हालांकि लालू प्रसाद यादव जब मैदान में उतरे हैं, चुनावी प्रचार में उतरे हैं, तो कह सकते हैं कि जो उनके विरोधी नेता हैं वो भी पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के आगे उनकी जो धमक है वो फीकी पड़े।